बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बड़ी खबर इस वक्त उदयपुर से आ रही है। उदयपुर की वारदात बहुत बड़ी बन चुकी है। आप जानते हैं कल उदयपुर के अंदर दो बच्चों की लड़ाई में चाकूबाजी हो गई थी, लेकिन उसके बाद पूरा शहर मानिए दंगे की आग में झुलसने लगा। गाड़ियां जला दी गई, तमाम जगह पथराव और ये सब आलम पूरे शहर में था। दहशत का माहौल था। अब इसमें अपडेट ये है कि जिस लड़के ने ये चाकूबाजी की थी उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। उदयपुर के अंदर भजन लाल शर्मा की सरकार ये एक्शन ले रही है और आप दंगे की तस्वीर देख ही रहे हैं उस दौरान क्या हालत थी उदयपुर में। पूरी खबर में आपको डिटेल में बताता हूं। दो स्कूली बच्चों के बीच झगड़ा था। सोचें, स्कूली बच्चों के बीच एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया। अब उसको अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसी बीच अफवाह फैल गई कि वो बच्चा मर गया, उस बच्चे की मौत हो गई। ये अफवाह थी, वो बच्चा जीवित है, वो इलाज चल रहा है उसका। उसके लिए डॉक्टर वहां बाहर से भी भेजे गए। भजन लाल शर्मा ने अपने विमान से 3 बड़े डॉक्टर वहां पर भेजे हैं, लेकिन अफवाह फैल गई कि बच्चे की मौत हो गई। और इसके बाद तो जो है सड़कों पर जो है वो भीड़ उतर आई, आगजनी होने लगी, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जगह जगह तोड़फोड़ होने लगी। और अब प्रशासन ने किया यह है कि जिस बच्चे ने ये चाकू मारा था उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। वो तस्वीर आपके सामने है। व्यूअर्स, आज जरा इस खबर में जरा 2 तहों पर हम जाएंगे। अफवाह से दंगा कैसे फैलता है, नंबर 1, और दूसरा ये जो कार्रवाई चल रही है जो बहुत लोगों को बहुत उचित लगेगी, बहस होनी चाहिए इस पर, क्या ये कार्रवाई उचित है। आप कहेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए ना, बच्चे ने तो घर नहीं बनाया था। वो बच्चा जो भी हो, बच्चे की अगर वो जुवेनाइल है, छोटा बच्चा है, स्कूल का होगा, अगर उसने चाकू मारा जो भी था, आप उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत पकड़ो, सजा दो। अगर वो बालिग है तो कानूनी कार्रवाई करो। दंगे पर अफवाह किसने फैलाई वो भी पकड़ा जाना चाहिए ना। झुलसा किस लिए उदयपुर। और अब ये कार्रवाई क्या उचित है, क्या जायज है, इस पर हम बात करेंगे। और क्या इसके पीछे एक राजनीति खेलने की कोशिश हो रही है। अभी पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उस वक्त भी राजस्थान के अंदर ऐसे कम्युनल राइट्स की बहुत सारी वारदातें हुई थी। कन्हैयालाल ही था उदयपुर का। कन्हैयालाल उदयपुर का था। कन्हैयालाल टेलर, जिसका गला उन आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने काटा था, वो भी वहां पर है। अभी विजय जी मुझसे कह रहे थे कि वो वारदात अभी भी कहीं ना कहीं अंदर उबल रही है लोगों के, थोड़ा और वो रह के निकल सिमर कर रही है। और उसी की वजह से ऐसा होता है ना, छोटी सी ये घटना हुई है, मतलब घटना हुई, उसके बाद अफवाह फैली कि वो उसको मार दिया गया है, मतलब मर गया है, और उसके बाद पूरा दंगा। और हैरानी की बात है, ये जो इलाका है सुखाड़िया चौक का, जहां पर ये गाड़ियां जलाई गई, वो उदयपुर का शांत इलाका माना जाता है। और दूसरी बात, राजस्थान का अगर सबसे शांत शहर माना जाए ना तो उदयपुर है। उसे लेक सिटी भी कहते हैं, टूरिस्ट सिटी भी, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन शांत, सबसे ज्यादा शांत शहर है। और वहां पर कम्युनल राइट्स की बहुत कम वो होती है खबरें। एक तो वो उधर से दक्षिणी राजस्थान से आता है, तो आदिवासी इलाकों से बढ़ता है, वो वहां पर आता है, तो वो उस तरह का वहां पर हिंदू मुस्लिम वाला वो नहीं होता। लेकिन ये हो गया। आपने जो सवाल उठाए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हुआ, घटना हुई अफवाह से, तो हम लोग ज़्यादातर मैंने देखा है इतने समय में, 40 साल में, कि दंगे अफवाहों से ही फैलते हैं। आप सोचिए, जरा सा दंगा होता है, फिर होता है कि वो बच्चियों को उठा लिया गया, बलात्कार कर दिया गया, ये किया गया, वो सारी अफवाहें होती है। लेकिन ये जो घटना है कि आप कोई आरोपी है उसके घर को बुलडोजर से तहस नहस कर देंगे, ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में इंस्टेंट जस्टिस दिखाने का, जो हीरोइज्म दिखाने का तरीका है ना, वो है। क्योंकि अब कानून जब होगा तो लोग नाराज हैं, तो इसलिए उनका बुलडोजर, किस आधार पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, क्या कोई कानून है? तो ये रीत बन गई, वो इंस्टेंट जस्टिस दिखाने के लिए कि आप एक हीरो हैं, भाई आपने इसके खिलाफ कुछ हुआ, कर दिया। तो क्या कानून ऐसा कह रहा है? बल्कि अदालतों को भी इस पर देखना चाहिए कि ये कौन सा तरीका, मान लीजिए केवल एक समुदाय के गुस्से को शांत करने का तरीका, हाँ, तो वो इंस्टेंट कॉपी की तरह से ये सर एक तरीके का अपीजमेंट नहीं है। नहीं, पहले तो देखिए इसका बैकग्राउंड जो है उदयपुर का, जैसे ये कह रहे थे शांत शहर था। पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो इस देश में जो हिंदू त्योहारों से जुड़े शोभा यात्राएं थी, चाहे नव वर्ष हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, उस पर हमले की शुरुआत राजस्थान से ही हुई, और उसमें उदयपुर और जोधपुर शामिल रहा है, और ज़्यादातर दिल्ली में उसके बाद आके हुए अगले वर्ष। तो ये एक भयावह परिस्थिति थी। उन परिस्थितियों को पूर्व सरकार कंट्रोल करने में नाकाम रही, क्योंकि कन्हैयालाल दर्जी की घटना आपको छोटी लग रही हो, जिस ढंग से उसका प्रेम से गला रेत के एक आदमी वीडियो बना रहा है, उस वीडियो को जारी कर रहा है, और जारी करके कह रहा है कि हमारा इस्लाम यही कहता है, और आपको भी, हमारे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर है, लेकिन मैं अपने 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 दीन के लिए उसको कुर्बान कर रहा हूं, और आपको भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन के विरुद्ध था। तो एक दिन में वो भाव नहीं पैदा हुआ होगा वहां।
ये घटना जो दिखा रही है देखने में उसका इससे क्या रिश्ता है? सुनिए 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 सर, वातावरण जब बनता है ना, हर घर में इसकी चर्चा होती है कि इसको क्या करना है। ऐसे इतना सहज रूप में कोई ला के चाकू घोंप देगा जांग में बच्चा, ये मैं स्वीकार नहीं करता हूं कि किसी में झगड़ा हुआ और चाकू घोंप दिया। आप इस बात को क्यों घोंपा उसकी जांच करो। हाँ सुनिए सुनिए, यही कह रहा हूं। लेकिन जहां तक देखिए, बुलडोजर तो अगर अवैध निर्माण है तो आराम से आप चलाइए, अवैध निर्माण तो अगर नहीं, निकलिए पूरे भारत में नहीं, 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 पहले ध्यान से सुनिए, अगर अवैध निर्माण नहीं है तो बुलडोजर से आप अपराध को और इस प्रकार से एक बार सर मैं जा रहा हूं, निर्णय कपूर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं उदयपुर से हमारे साथ। जी बताइएगा निर्णय। अच्छा, आप मुझे लग रहा है बिल्कुल स्पॉट पर ही हैं, दिखाइए तस्वीर, बोले। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां से राजस्थान सरकार ने एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है इस पूरी घटना के बाद। यहाँ आप देखिए, उसी घर में, जिस घर में ये जो आरोपी है वो रहता था अपने परिवार के साथ, उस पर इस वक्त बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। शायद अपने आप में ये पहली घटना है जहाँ पे ये एक ऐसा सिग्नल देने की कोशिश की है कि जिसका इम्पैक्ट पूरे शहर पर पड़ेगा, बल्कि पूरे राज्य पर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है शुक्रवार को, और उसके बाद जो माहौल बना उदयपुर में, आपने देखा बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, और उसके बाद हम देख रहे थे आज भी वो रोज जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कई लोग जो है वो अभी भी हमने देखा सुबह। निर्णय ये घर किसका है जरा ये बताइए। और हॉस्पिटल में अभी भी जी, जो आरोपी लड़का है उसका ये घर है, और प्रशासन द्वारा हमें ये बताया गया है कि ये घर जो है ये अवैध ज़मीन पर बना हुआ है। ये वन विभाग की ज़मीन है जिस पर अवैध रूप से बना हुआ है। और आपको बता दें, सिर्फ इसी घर को नोटिस नहीं दिया है, इसके अलावा आसपास के कई घरों को नोटिस दिए गए हैं। और ये कार्रवाई सिर्फ आज नहीं हुई है, ये पिछले 6 महीने से चल रही है। लेकिन अब क्योंकि इसका जो मामला सामने आया है, एक तरह से ऐसा लगता है कि एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए ये स्टेप जो है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है सौरभ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इस पूरी घटना को लेकर के यहाँ के लोगों में भी बहुत रोष है। और मैं जिस प्रकार का माहौल इस वक्त बना हुआ है, अभी फिलहाल एकदम शांति है, लेकिन जो बच्चा जो विक्टिम है उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। और ऐसे में यदि उसके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो एक बार शहर फिर भड़क सकता है। ये चाकू मारने वाला लड़का जो आरोपी, ये कौन था निर्णय, क्या ये पता चल पाया है? ये कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा है या बड़ा है, बालिग है? ये स्कूल का ही बच्चा है, उसी क्लास में पढ़ता था। दोनों बच्चे जो हैं, वैसे आप देखें तो एक सामान्य अपराध की घटना लगती है कि दोनों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे और कुछ होमवर्क को लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और पिछले 3-4 दिन से ये दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, बहसबाजी हो रही थी। और वारदात के दिन यानी कल दोनों ने एक दूसरे के परिवार पे कुछ बोल दिया, और जिसके बाद मामला जो है वो काफ़ी भड़क गया दोनों के बीच में। और रिसेस के टाइम पे उसने उसकी जांघ पे चाकू मार दिया, जो आरोपी है उसने विक्टिम की, और फीमोरल आर्टरी जो है उसकी वो डैमेज हो गई, जिसकी वजह से काफी ब्लड लॉस हुआ। और ये लड़का जो है ये अभी काफी क्रिटिकल कंडीशन में। तो ये दंगे में कैसे परिवर्तित हो गई ये वारदात? एक जुवेनाइल के पास चाकू, देखिए दंगे में इस वजह से परिवर्तित हुई है सौरभ, क्यों, एक तो ये आप जानते हैं जो मारने वाला लड़का है वो मुस्लिम है और जो विक्टिम है वो हिंदू है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि एक लड़का किस प्रकार की मानसिकता उसकी रही होगी कि वो एक प्रोफेशनल चाकू जो है अवैध रूप से स्कूल में लेकर आता है। यानी वो प्री माइंडसेट से ये जो कार्रवाई है उसको अंजाम देना चाहता था। और बेसिकली उसी चीज़ को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार का माइंडसेट जो है वो इन बच्चों में डेवलप हो रहा है। और उसको साथ में एक तरह से मैं कहूँगा कि वो कनेक्ट हो गया कन्हैया लाल वाले इशू के साथ 2 साल पहले, जब यहाँ पे कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया था। कहीं ना कहीं वो इमोशंस वापस भड़के और उसके बाद
उदयपुर में आपने देखा होगा जिस प्रकार से ये हिंसा भड़की, और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है लोगों से, जब हमने यहाँ पे बात भी की तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि इन सारी समस्याओं को रूट से ही जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, जड़ों से नहीं उखाड़ेंगे, तब तक ये समस्याएं जो हैं वो सॉल्व नहीं होंगी। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है, हालांकि जो नोटिस देने की प्रक्रिया है वो पिछले 6 महीने से चल रही थी, लेकिन इस घर पे पर्टिकुलर ये कार्रवाई करना ये रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों का जो सेंटिमेंट है, जो भड़का हुआ है इस वक्त, उसको शांत किया जाए किसी तरह से, ताकि शहर के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे आसपास पूरा, अगर हम दिखाएं आपको, कितनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लोकेलिटी यहाँ बहुत ही डेंस एक पॉपुलेशन रहती है मुस्लिम समाज की। और जब सुबह कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे आए थे तो सौरभ, आपको जान के हैरानी होगी कि उनको पहले तो यहाँ एंट्री नहीं होने दिया गया था, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ गए थे, और उसके बाद कम से कम यहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं बहुत टेंस माहौल है, जैसा आपने बताया। निर्णय शुक्रिया, आपने पूरा बैकग्राउंड इस वारदात का, ये क्यों कल कम्युनल क्लैश हुआ और आज जो ये कार्रवाई हो रही है, सब आपने दिखाया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया निर्णय कपूर। सवाल तो अभी भी बने रहेंगे, एक सवाल तो ये रहेगा ही रहेगा, बच्चे ने तो घर नहीं बनाया था, चाकू बच्चे ने मारा, दंगा किसने किया, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई पर अब कुछ तो सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार कोई किसी शांत करने के लिए, शहर में लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए बुलडोजर चला दो, तो फिर क्या, किस लिए कानून है और किस लिए पुलिस। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान से एक पॉलिटिकल खबर है और बड़े इसके मायने निकाले जा रहे हैं। वसुंधरा राजे कार्यक्रम में थी अपने पार्टी के, और वहां उन्होंने जो लाइनें कही हैं, वो लाइनें जो हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक काव्यात्मक भाषा में उन्होंने कहा कि सारा मामला कद, पद और सर मद है, मद, कद और पद का है। कि मतलब जब नेता जो होता है पद पर आता है, पद पर होता है, तो उसके अंदर मद आ जाता है। लेकिन बड़ा नेता वो होता है जो कद से होता है, बड़ा नेता वो होता है जो कद से होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं बड़ी नेता हूं, लेकिन मेरा कद बड़ा है, तुम लोग अभी पद पर हो, लेकिन तुम्हारे पद में अभी तरह तुम्हारे सर में मद। ये कविता जो कल उन्होंने पढ़ी है ना, इसको आप पढ़ दें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज के कार्यक्रम में पढ़ी उन्होंने ये। अच्छा, मतलब बिल्कुल एक धार्मिक कार्यक्रम था, धार्मिक जैन समाज के कार्यक्रम में गई थी वो, पुलक महाराज जी के कार्यक्रम में। आज वाली तस्वीर वैसे दिल्ली की है, आज वो दिल्ली में बैठक में। अभी मुझे समीर जी ने भी और विजय जी ने बताया, उन्होंने जो वहां पर कविता पढ़ी, रोज जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए, और हम सब में, और हम सब मैं से हम हो जाएं। ये वो वसुंधरा राजे हैं जिनका इलेक्शन से पहले, राज्य में चुनाव से पहले सब ये चल रहा था कि वसुंधरा जी कहाँ किसके साथ खड़ी हैं। वो कहते हैं उनको बड़ा अहम आ गया था, उन्होंने गुटबाजी खेमेबाजी करने की कोशिश की थी, ये सब कुछ किया था, लेकिन अब वही कह रही हैं कि अहम डूब जाए, खत्म हो जाए। वसुंधरा राजे को समझते हैं अच्छे से रोहन? सौरभ देखो, जिस तरीके से 70 से ऊपर, इनका छोटी सी बाइट है ना, वो सुनाते हैं, बयान है मेरे पास, सुना दीजिए, सुना दीजिए। लोगों का जो दिल दुखाते हैं महाराज, लोगों को जो पीड़ा देते हैं, जिनको मानसिक संताप पहुंचाने का काम करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए, परंतु उनके जिंदगी के अंदर भी अंत में उनको उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है जिस रास्ते से उन्होंने दूसरों को ले जाने की कोशिश की। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आप बोओगे उसी फल को भोगोगे। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो अपने अनुभव से कह रही थी इस बात को? हाँ रोहन, किसके लिए कह रही? सबसे बड़ा एक ही सवाल आप सबसे, ये नसीहत वो किसको दे रही है? नहीं सौरभ, देखिए वसुंधरा राजे क्योंकि रेस से बाहर हुई थी ना जब सीएम से, आपने उनके एक्सप्रेशंस देखे थे जब राजनाथ सिंह ने उनको चिट्ठी पकड़ाई थी, तो उनसे घोषणा करवाई थी, तो इधर करवट बदल के उन्होंने अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर दी थी। तो ऑब्वियसली वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो स्वाभाविक है, वो होगी। लेकिन अब ये उनको तय करना है कि आगे आने वाले समय में वो क्या दुष्यंत को देखना चाहती हैं कैबिनेट में, या खुद को वापस देखना चाहती हैं उस सियासत में। और जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस तरीके से एक इंडिकेशन दे दिया आपकी भजनलाल शर्मा वहाँ पे हैं,
लोकसभा में इतनी बड़ी भाजपा को हार भी मिली, दिक्कत भी हुई है वहाँ पे सीटें हारने के बाद में भी, लेकिन फिर भी अभी अगर दमदार तरीके से वो खड़े हैं और भजन लाल तो अपनी बेटी की शादी भी कर रहे हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे समझ चुकी हैं अब कि वो तो अब मेरा दौर गया, लेकिन दुष्यंत के लिए, क्योंकि एक स्लोगन ये भी था वहां पे कि मेरा तो सिर्फ झालावार, आपके 400 पार, मेरा सिर्फ झालावार। अच्छा, आपके 400 पार पर मेरा सिर्फ झालावार, वो भी नहीं दिया, तो वो नहीं, झालावार तो जीत गए पर 400 पार तो नहीं पूरा हुए। तो लेकिन वो एक हार्ड बर्न जो है वो उनके अंदर अभी रहेगा, हो सकता है तब पूरा हो जाए जब ऐसा है। मतलब दौर तो गया लेकिन दर्द नहीं गया। क्यों विजय जी? दौड़ जाता है तभी तो दर्द बना रहता है, अहंकार नहीं गया सर अभी। सबसे बड़ा जब दौड़ चला जाता है तभी दर्द बनता है। और दर्द जो वो कह रही है अहम डूब जाए, खत्म हो जाए। वो कह रहे हैं। और अभी ये फोटो जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं वीडियो, वो बहुत अच्छा है ना, मैं से हम हो जाए। ये तस्वीर आपने कब देखी होगी कि पार्टी की पूरी पार्टी लीडरशिप के साथ वसुंधरा जी चल रही, नड्डा जी के साथ चल रही है, तो मैं से हम हो जाए। वसुंधरा जी सबको सीख दे रही है। हो गई है, खुद हो गई कि नहीं हो गई? समीर जी की खास मित्र हैं उन। देखिए वसुंधरा जी का जो कार्यकाल रहा है, मतलब वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता था कि वो विपक्ष में रहे या सत्ता में रहे, उनका अहंकार बहुत बड़ा है। और जसवंत सिंह तो इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी रहे वसुंधरा के, मतलब राजनीति के। तो उस समय भी वसुंधरा पे आरोप लगा। मुझे लग रहा है उनका अनुभव बता रहा है कि जिस तरीके से मैंने जो बोगे वो काटोगे। हाँ, तो जो मैंने बोया था मुझे अब काटना पड़ रहा है। तो आने वाले राजनेता इस बात को ध्यान रखे कि सबका समय बराबर नहीं होता है, जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। मुझे लग रहा है प्रदेश के नेताओं के साथ साथ वो केंद्रीय नेतृत्व को भी बताना चाहती है। ये जो उन्होंने नसीहत दी, मतलब जो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है जीवन में, बड़ा सब साथियों ने चूंकि इस पर पॉलिटिकल कमेंट कर दिया है। देखिए इस पंक्ति से ये तो लगता है कि चाहे पहले उनको ज्ञान हो गया है, क्योंकि ये मनुष्यता का ज्ञान नहीं है कि हम मैं से हम की ओर जाएं, अहंग से बाहर निकलें। और किसी को भी हमारे यहाँ कहा गया कि दूसरा जो दुख पहुंचाते हैं खुद वो भोगेंगे। देखिए व्यक्ति को ट्रेजेडी जो है ना आपको सही ज्ञान देता है। तो अगर इनके साथ ट्रेजेडी पहले थी कि नहीं मैं नहीं जानता, ये किसी को तो सुना रही थी, किसको सुना रही नहीं, स्वयं भी तो आत्मकथन भी तो होता है ना, आत्मकथ्य भी होता है। इतना बड़ा तो मैं नहीं मानूंगी पाखंडी होंगी वो। जो उनका काम मैंने देखा है, मैं उससे बहुत, मतलब मेरे अंदर गुस्सा पैदा होता था जो मैं राजस्थान में जाता था उनके काम को देख के, व्यवहार को देख के, क्योंकि वहां जितने टूरिस्ट सेंटर थे ना सब में इन्होंने गाइड कर दिए थे और नेम प्लेट तक हटा दिए थे कि लोग अपने से नहीं देख सके। पहले जो पार्किंग होती थी फ्री में होती थी, उसमें पैसे लगा दिए, तो सब जगह शराब की दुकान खुलवा दिया था इन्होंने। तो हम और भी बहुत सारी चीजें हमने, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है ये सबके लिए है, उनके लिए भी है कि वे स्वयं भी इसका पालन करें। दिल्ली को सुना रही क्या? हो सकता है दिल्ली को भी सुना रही हो, अपने साथियों को सुना रही हो। तुमने मेरे साथ ये किया, तुम्हारा भी वक्त आएगा। नहीं, हमारा भी वक्त आया है, आपका भी वक्त आएगा। उसमें क्या है, देखिए जो एनर्जी हम छोड़ते हैं ना वो हमको किसी न किसी में रूप में रिटर्न में मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले अगले जन्म। चलिए सर, तो अब वो ये क्या कहीं दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं को सुनाना चाह रही थी क्या कि तुमने मेरे साथ? अरे मूल्यांकन तो कर रही होंगे ना, हमने क्या किया और क्या अचानक ना पत्रकार से ऐसे दार्शनिक हो जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए मनुष्य तो है ना, पत्रकार है तो क्या खोया क्या पाया करेंगे। हमेशा जो है नमक रगड़ना जो हमारे नमक सच, अब जो असलियत है वो नहीं बताएंगे। हाँ सर, जल्दी सर, कर्नाटक की खबर है। लेकिन वो बताई दिल्ली के लिए रही हैं, खुद ने भी महसूस, खुद के अनुभव से दिल्ली को सुना रही हूँ। कर्नाटक की खबर आज की बड़ी अहम खबर है व्यूअर्स। कर्नाटक में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने के, एफआईआर करने के आदेश दे दिए। सोचें, कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है और वहां पर सिद्धरामैया के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचारी के मामले में एफआईआर होगी अब। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, खुद क्या कह रहे हैं? मामला क्या था? मामला था इनकी अपनी पत्नी को कुछ प्लॉट आवंटित करने का। प्लॉट निकलते हैं सब जगह, सब लोग भरते हैं भाई, वो भी वहां के नागरिक भरे होंगे, प्लॉट निकल गए, प्लॉट दे दिए गए उनको, जो वहां की म्युनिसिपल बॉडी है उसका है। अब उसमें यह हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ, तो इन्होंने पहले उन सारे प्लॉट के आवंटन को लेकर सिद्धरामैया ने एक जांच कमेटी बना दी, लेकिन मामला राज्यपाल तक गया और क्योंकि शिकायत इनकी थी, कुछ एनजीओ शिकायत लेकर के गए थे, तो राज्यपाल ने कहा ठीक है, इनके ऊपर आरोप है, अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी इल्जाम है तो एफआईआर हो, चीफ मिनिस्टर की भी जांच हो। टेक्निकलिटी शायद उसमें केवल यह है कि आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ पुलिस कार्रवाई करेगी, जिस जांच होगी इनकी। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से तुम राजनीतिक बदला मुझसे निकाल रहे हो। जब मैंने खुद जांच कमेटी बना दी थी तो फिर मेरे ऊपर एफआईआर करने का क्या मतलब? ये सवाल है समीर जी। अब लेकिन चीफ मिनिस्टर की पत्नी पर आरोप के प्लॉट और भ्रष्टाचार का आरोप चीफ मिनिस्टर पर। देखिए सर, बड़ी कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी हो रही है। अच्छा। 25 दिन पहले डीके शिव कुमार थावरचंद गहलोत जो कर्नाटक के गवर्नर है उससे मिलकर आए थे
डीके शिव कुमार ने कहा था ये शिष्टाचार की बेटे, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, प्रदेश का नेता हूं, मैं शिष्टाचार के नाते मिलने गया था। लेकिन एक कहा जा रहा है कि उस बैठक के बाद ही प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन हुआ है और कहा यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार इस मामले को तुल दे रहे पर्दे के पीछे से। इस बात को वो जानते हैं कि अगर सिद्धरामैया पे एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, तो उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो इस्तीफा दे, और जब वो इस्तीफा देंगे तो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने की उनकी संभावना बढ़ेगी। और इसके पीछे पूरा डीके शिव कुमार की भूमिका नेताओं के लिए क्यों नहीं ओलंपिक में कोई खेल होता है? ऐसा लगा मुझे जब आपने यहाँ पर नीचे सुपर एक लगा रखा संबित पात्रा की कुछ घोटाले को लेकर, ये कहा ना 4,000 करोड़ का घोटाला बीजेपी कह रही है, तो मुझे लगा मेरा चश्मा ही ठीक नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं। तो लेकिन क्या मसला है? वो शायद उन्होंने कहा वहीं जाके कहा जहां पे इतना बता रहे हैं समीर जी। ये मामला इतना सरल नहीं। देखिए ये मामला क्या है, पहले जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एक नियम बनाए थे कि हम जिसका भी कहीं जमीन अधिग्रहण करेंगे उसका 50% उसको देंगे, जहां भी हम डेवलप करेंगे उसमें। अब उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ कि लोगों ने अपने कम दाम के जमीन जो है जगह जगह अधिग्रहित करवाया, उसके बगल में बढ़िया जो मतलब महंगे हो सकते थे वो लिया है। तो इनके भाई ने, इनकी पत्नी के भाई ने, अच्छा इसको बीजेपी ने इस नियम को कैंसिल कर दिया था। कैंसिल होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार में यह काम चलता रहा। इनकी पत्नी के कुछ जमीनें थी जो सस्ती थी, उसकी जगह पर इनको 14 प्लॉट आवंटित किए गए जो महंगी थी, और वो एक भ्रष्टाचार का मामला था। ये कैसे हुआ यही समझना है ना। टी राघवन बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। राघवन, पूरा मामला जरा समझाइएगा, ये है क्या, आरोप क्या है सिद्धरामैया और उनकी पत्नी पर? देखिए, उससे पहले एक बात बता दूं कि अभी एक वीडियो जारी किया गया है सीएम ऑफिस की तरफ से, जिसमें पहली बार सीएम ने कहा है कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है। केंद्र सरकार, क्योंकि वो गारंटी स्कीम्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट कर पाए हैं कर्नाटका में, इसलिए केंद्र की सरकार उनके खिलाफ ऑल एंड आउट जो है फाइट करने पे मूड में है, और इसी वजह से एक राजनीतिक साजिशन प्रेरित होकर गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया। देखिए, अगर इसको नटशेल में समझने की कोशिश करें तो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कुछ साइट्स जो थी वो आवंटित हुई थी। ये कह सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में जिस व्यक्ति ने इस साइट को लिया था उस वक्त ऑक्शन में लिया गया था। पहला आरोप ये था बीजेपी का कि एक दलित की जमीन को सिद्धरामैया की वाइफ के नाम पर आवंटित किया गया। सिद्धरामैया ने सफाई दी कि ये एक ऑक्शन में खरीदी गई जमीन थी, गवर्नमेंट ने इसे नहीं दिया था, इस वजह से ये आरोप उनके खिलाफ नहीं लगते हैं। जिस तरह से लगातार जब सिद्धरामैया वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जिसके बाद ये कहा गया कि पहले जो उस दलित से ये जो जमीन है उनके सिद्धरामैया के साले के पास आई, साले ने अपनी बहन को इस जमीन को गिफ्ट किया, और उसके बाद में सिद्धरामैया के डिप्टी सीएम रहते हुए अब ये आरोप लगा कि उन्होंने इस जमीन को पहले डी नोटिफाई कराया, एक्विजिशन करवाया मूड़ा से, और उसके बाद वापस उसको एग्रीकल्चर लैंड बना दिया। तब वापस जब मूड़ा ने इसको दोबारा एक्वायर किया तब ये कहा गया कि उस जमीन का कॉम्पनसेशन हमें दिया जाना चाहिए। एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब इस जमीन का कॉम्पनसेशन दिया गया तब यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे, और 50-50 रेशो में ये जमीन जो है वो दी गई थी। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि चामुंडेश्वरी के एमएलए रहते हुए वो बाय डिफॉल्ट मूड़ा के मेंबर थे, बोर्ड मेंबर थे, इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस वहां पर इस्तेमाल हुआ, और जमीन जो उनकी कीमत थी उससे कई गुना ज्यादा जगह पर एक पॉश इलाके में उन्हें सब्स्टिट्यूटरी जमीन दी गई, और यही मामला अब गवर्नर के सामने आया जिसमें प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन। वाह वाह वाह, क्या खेल हुआ है। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। वसुंधरा जी इस रेफरेंस में भी कह रही थी क्या कि जमीन दलित की जमीन जो भी हो वो साला लेता है, वो अपनी बहन को गिफ्ट करता है, गिफ्ट करता है वहां पर, फिर उसके बाद वो जमीन सरकार एक्वायर करती है, और उस सरकार और उस जमीन के बदले में बहुत महंगे इलाके के अंदर जमीन दे देती है, 10 गुना महंगी। जबरदस्त जबरदस्त। ये सर ये बातें कहा हमारे रक्षाबंधन का श्रीखंड बोलते हैं, रक्षाबंधन का गिफ्ट। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर समझे आप। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद रोहन, बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया विजय जी, अवधेश जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए। कल फिर आपसे मिलेंगे 1 बजे कहानी कुर्सी लेकर।